अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कैसे चल रहे हैं आप तमाम लोगों के रमज़ान? सब लोगों को दुआओं में याद रखें ताकि पता नहीं कहीं कोई बीमार है, कहीं किसके क्या मसाइल हैं, परेशानियां हमारे सामने। तो ये रमज़ान एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करते हैं, तो हम सबको दुआओं में याद रखना है। जहाँ कोई बीमार है तो उनको भी याद रखना है और सबको साथ लेकर चलना है। जहाँ तक बात कर लेते हैं, कल क्वालिफायर जो खेला गया, उस क्वालिफायर में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी बहुत ही टफ टाइम देगी रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि तकरीबन ही वन साइडेड मुकाबला हो गया। बाबर आजम हाईएस्ट स्कोरर थे जिन्होंने 46 रन स्कोर किए, लेकिन पूरी टीम 146 रन ही स्कोर कर सकी और बासानी वो टारगेट हासिल करने में कामयाब हुए। उसामा मीर एक मरतबा फिर शानदार बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए और मैन ऑफ द मैच का एजाज ले उड़े। इस मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मैं इसको ज़्यादा तगड़ा इसलिए कह रहा हूं कि कल अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम हार गई थी तो उनके पास एक चांस मौजूद है, लेकिन आज जब कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी तो फिर किसी के पास कोई चांस नहीं होगा। जो टीम हारेगी वो घर जाएगी और जो टीम जीतेगी वो फिर पेशावर ज़ल्मी से कल मुकाबला करेगी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक तगड़ा मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर कुछ कंसर्न दिखाई दे रहा है तो वो कॉलिन मनरो दिखाई दे रहे हैं। कॉलिन मनरो ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया यूनाइटेड के लिए, लेकिन इतलात ये कि लास्ट इनिंग आपको याद होगी कि उन्होंने लंगड़ाते लंगड़ाते भी जो है वो 88 प्लस रन स्कोर कर दिए थे। ये फॉरेन प्लेयर्स ही कर सकते हैं। हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ, एक टांग पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके फतह दिला दी थी। ये चीज़ हमारे यहाँ मिसिंग ज़रूर है, लेकिन कॉलिन मनरो अगर आज के मैच में अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा धचका होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो खासा स्ट्रगल कर रही थी अपने बैटिंग डिपार्टमेंट में, शरफन रदरफोर्ड वेस्ट इंडियन स्टार बैटर भी अब वापस आ गए, तो आज के मैच में वो भी अवेलेबल होंगे। एक अच्छा मुकाबला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहीं ना कहीं अगर ऑन पेपर देखें तो थोड़ी सी बरतरी ज़रूर हासिल होगी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने स्पिनर्स की वजह से डोमिनेट करती रही है। लेकिन उस्मान तारिक जिनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था, उसके बाद हमने देखा कि लास्ट मैच में उस्मान तारिक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था। वरना अब तक इकॉनमी के लिहाज से बात कर लें तो बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर थे वो, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। वो पिछले मैच में अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने 38 रन दे दिए थे, वरना वो 4 ओवर में 24 कुछ इस तरीके के रन ही दे रहे थे। तो देखना होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्पिन डिपार्टमेंट, जिसमें अबरार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अकील हुसैन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उसके साथ साथ क्या उस्मान को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उस्मान के सर पे एक तलवार लटक रही है। अगर उस्मान का एक्शन दोबारा रिपोर्ट हो जाता है तो फिर उन पे बैन लग जाएगा, उसके बाद उन्हें बायोमैकेनिक्स लैब से जाके अपने एक्शन को क्लियर कराना पड़ेगा। इस दौरान में वो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो डर के क्या बॉलिंग हो सकती है, उस तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी हम अपने लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, अब से थोड़ी देर के बाद यानी पूरे 16 मिनट के बाद ऑल इंपॉर्टेंट टॉस होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में HBL PSL सीजन 9 के पहले एलिमिनेटर का, कि जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगी। टीम्स उसके फौरन बाद सामने आ जाएंगी, पता चल जाएगा कॉलिन मनरो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, उस्मान तारिक खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी हम यूनाइटेड की टीम देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम इस्लामाबाद की दिखाई देती है, जिसमें बहुत शानदार किस्म की हमने परफॉर्मेंस ज़रूर देखी है इस टीम की जानिब से। एलेक्स हेल्स इस टीम के अंदर मौजूद हैं, मार्टिन गप्टिल भी खेल सकते हैं अगर कॉलिन मनरो नहीं होते हैं तो, लेकिन मार्टिन गप्टिल ने अब तक कोई एक सिंगल मैच भी नहीं खेला है। मार्टिन गप्टिल कैसी फॉर्म में होंगे, कैसी फॉर्म में नहीं होंगे, ये देखना होगा। लेकिन सलमान आगा, शादाब खान कैप्टन उनके बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर इमाद वसीम का एलिमेंट भी उनके साथ मौजूद है। कासिम अकरम को अब तक मौका नहीं मिला है कि एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर है। आज़म खान की मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही उनसे एक एक्सपेक्टेशन जो है वो टीमों को मौजूद है। नसीम शाह एक बहुत बड़ी होप है। नसीम शाह टॉप ऑर्डर से जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, अगर नसीम शाह को संभल के खेलते हैं, फिर नसीम शाह की एक राइवलरी भी डेवलप होगी, क्योंकि पिछले 8 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से और पहला सीजन वो खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। और अब एलिमिनेटर में जाहिर है वो भी अपनी तरफ से पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे। टैमल मिल्स की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर है।
कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बॉलिंग देखें, अगर उस्मान तारिक नहीं खेलते तो सुहेल खान की सूरत में उनके पास एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है, आमिर सुहेल। लेकिन कराची की पिचेस पे हमने देखा कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो कल भी मैंने डैरन सैमी से जब ये सवाल किया था नेशनल स्टेडियम कराची में कि आप आरिफ याकूब को नहीं खिला रहे हैं, आपके 7 नंबर पे तो आमिर जमाल बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो वॉल्टर को एज ए ऑलराउंडर 8वें नंबर पे खिलाने की कोई ज़रूरत दिखाई देती है? तो उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की पिचेज़ हम कहीं ना कहीं मिस रीड कर गए थे, आरिफ याकूब ने अच्छा परफॉर्म किया था और आप उन्हें आइंदा मैचेस में देखेंगे। तो स्पिनर्स का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जहाँ तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इजलास की बात है तो एक मंजूरी दी गई और वो ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए रिजर्व डे रखे गए। इसी साल जून में जो वर्ल्ड T20 खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, तो उसके लिए रिजर्व डे रखा गया। ये एक अच्छी चीज़ है। सेमीफाइनल, आमतौर पे हमने फाइनल को देखा है कि रखा जाता है रिजर्व डे, लेकिन सेमीफाइनल भी नॉकआउट मैच होता है। उसके अंदर भी अगर इस बात से बारिश की वजह से टीम पहुंचे कि उन्होंने जी फना मैच में उनको हराया था या उनका रन रेट बेहतर था, तो वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये एक अच्छा इकदाम हम ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन ग्रुप स्टेज के मामले में भी ये कहा है कि दूसरी इनिंग्स के भी कम से कम 5 ओवर्स मुकम्मल होना ज़रूरी है और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। अगर 5 ओवर भी सेकंड इनिंग में मुकम्मल नहीं हुए तो उस सूरत में दोनों टीमों को एक एक मैच अलॉट कर दिया जाएगा। कई सारे इशूज़ होंगे हमारे शो में जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ख़ास चीज़ मैं ज़रूर जाने से बात करूँगा जिस पर मैं, और वो है मुबश्शिर खान। कौन है ये मुबश्शिर खान? आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। इस वजह से कि इंडिया अपने प्लेयर्स को बहुत तैयार करके मैदान में लेके आता है। उनके शुभमान गिल की बात कर लें, उनके श्रेयस अय्यर की बात कर लें, उनके ईशान किशन की बात कर लें, उनका जो प्लेयर आता है वो तैयार होने के बाद टीम में आ रहा होता है। मुबश्शिर खान सरफराज खान के भाई हैं। हम बार बार बात करते थे, देखिए सरफराज खान को अब तक इंडिया में मौका नहीं मिल रहा। उन्हें जब मौका मिला उन्होंने ईच इनिंग 50 स्कोर की और अब अपनी जगह सीमेंटेड कर ली है। उनके भाई हैं मुबश्शिर खान के जब श्रेयस अय्यर नहीं थे और ईशान किशन नहीं थे तो उस सूरत में मुबश्शिर खान को मौका मिला और अभी जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया उसके मैन ऑफ द मैच बने, जहाँ उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की और 2 विकेट भी हासिल की। ये हमारे लिए सोचने का मकाम ज़रूर है कि हम अपने प्लेयर को थोड़ा तैयार करके लेकर आएँ ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के एरिना में या PSL में परफॉर्म करता है, लेकिन इतना बड़ा गैप है PSL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में और वहाँ जाके फ्लॉप हो जाता है। तो ज़रा तैयार करें और फिर उसके बाद लेकर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पे, लेकिन सबसे पहले हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर्स डेल टेक्नोलॉजी MNP, बड़ा नाम बड़ा ब्रांड अमेरिका में, जिस अमेरिकन ब्रांड जो सारी दुनिया के अंदर इनके लैपटॉप गैजेट्स जिस तरीके से बिकते हैं, उसके साथ MNP मुलर एंड फिप्स हमारे मुल्क के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, उनके साथ ZKB जाहिर खान ब्रदर्स ग्रुप एंड कंपनीज। थैंक यू वेरी मच। क्या शानदार आपने काम किया, हमारे मुल्क को एक शहर से दूसरे शहर से जोड़ दिया। जितने मोटरवेज बने वो ZKB ने बनाए, जो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। उनके साथ सोलर की दुनिया का बड़ा नाम इन्वेरेक्स, थैंक यू वेरी मच इन्वेरेक्स। उनके साथ शिपिंग लाइन की अगर मैं बात कर लूँ तो M के शिपिंग लाइन को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, जिनका काम 150 ममालिक में है। 150 ममालिक में उनके कंटेनर्स जाते हैं और वो बिज़नेस करते हैं। खाना खाना हो तो एक्सक्लूसिव बाय CFU, इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। और अगर आपने स्टेक खाना है तो स्टेक हाउस जाए, इनके स्टेक बाय CFU। जबकि DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका दावा है कि हमने आपके गैस का मसला हल कर दिया है और अब आपको ये इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट के लिए नेशनल एयरलाइंस के लिए बहुत ही दबंग किस्म के बैटर थे, अपने ज़माने के दबंग किस्म की गुफ्तगू करते, खुल के इज़ारे ख्याल करते। द वन एंड ओनली साजिद खान भाई हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ये भी नॉक किया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग किया करते थे और ख़ासकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी वो दिल जले बैठे हुए कि जिनका एक्शन बैन हुआ है। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि इस जाने बातें हैं तो हमारे बेहतरीन दोस्त ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हैदराबाद में क्रिकेट को भी रन कर रहे हैं, शाहीन हेल्थ केयर को भी रन कर रहे हैं, सैयद फराज अकबर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साजिद भाई मैं आता हूं आपकी जानिब। साजिद भाई कल के मैच पे बात करते हैं। सबसे पहले 146 रन, इतनी बड़ी बैटिंग खिला रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और पूरी बैटिंग फ्लॉप हो गई। एक बाबर के गिर्द घूम रही है, आपका शागिर्द साइम तो चलता ही नहीं है बड़े मैचेस में। साजिद भाई
बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, आतिफ भाई को और उनको फराज भाई वालेकुम, यकीनी तौर पर फराज भाई को अस्सलाम वालेकुम, फराज भाई को। और नसीम भाई बात ये होती है, जिस तरह आपने इंट्रो दिया, हर चीज को कवर किया, यकीनी तौर पर बड़ा टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और टॉस जिस तरह मैच जीता है, बाबर ने बैटिंग करने का फैसला किया है और बाबर के बॉल और बैट के दरमियान तो उसकी अपनी कारकर्दगी अच्छी थी, मगर जिस तरह अगर हारिस की बात की जाए, हसीब की बात की जाए, वो ऐसा लग रहा है उनको खेलने नहीं आ रहा। बाबर के पाकिस्तान का भी कप्तान गुजरा है, पाकिस्तान वर्ल्ड रैबिट का भी प्लेयर है, मगर जिस तरह की पेशावर ने कल कारकर्दगी दिखाई है और पिच जिस तरह थी, जिस तरह आपने टॉस में बताया 150 की पिच पे रन बनाना और जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान बॉल नहीं आ रहा था, ग्रिप हो रहा था, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर वाले मैच में अगर साइम अयूब यकीनी तौर पर शो हो गए। साजिद भाई मुझे अभी इस पर और डिटेल में बात करनी है, लेकिन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, जो कल क्वालिफायर खेला गया था, जहां पे बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही आसानी से हार गए। हम ये समझ रहे थे कि एक बड़ा तगड़ा जोड़ लगेगा दोनों टीमों के दरमियान में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साजिद भाई आप बात कर रहे थे, ये क्या टीम सही उतार रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी आरिफ याकूब को आपने बिठा के रखा हुआ है, 8 नंबर तक आप बैटिंग खिला रहे हैं, साइम अयूब, बाबर आजम, हारिस, हसीबुल्ला, टॉम कोलर कैडमल, रवन पावल, पॉल वॉल्टर, आमिर जमाल, 8 बैटर की जगह आप आरिफ याकूब को डालना ज्यादा बेहतर नहीं होगा, खासकर स्पेशली इन कराची की पिचेस पे? जैसा आरिफ याकूब को तो खिलाना जरूरी था। सैमी जो यकीनी तौर पर जो उनका माइंड सेट है वो फास्ट बॉल पर ज्यादा फोकस करते हैं और यही बैक फायर कर गया पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ इस तरह की क्रिकेट से क्वालिटी क्रिकेट तो नहीं खेली पेशावर ने, और सिवाय बाबर ही अगर रन बनाएगा तो टीम रन बनेगी। साइम की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, क्या जितने भी उनके क्रिकेटर थे। लेकिन साजिद भाई आपका शागिर्द साइम जो है ना, वो बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लेयर वही होता है जो प्रेशर मैच में हैंडल करे बॉल और बैट के दरमियान। तो फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई थी और कल उसकी जरूरत थी और यही मैच की खूबसूरती होती है। प्लेयर वही बनता है जहां लोग तवक्को रख रहे हो और टीम को जरूरत हो, और साइम अयूब को प्ले करना चाहिए था। मगर यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान को, होमवर्क करके आए थे, एनालिस्ट ने अच्छा काम किया था, उन्होंने मार्क किया और साइम को ट्रैप करके आउट किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। दूसरी चीज जो बाबर ने कल शॉट मारा वो टर्निंग पॉइंट था। बाबर बॉल के दरमियान जो खेल रहे थे, हालांकि इससे पहले अगर 10 इनिंग खेली है इस तरह का, बाबर कभी भी आउट नहीं हुआ। तो ये बाबर के आउट होने के 46 में मैं समझता हूं उनकी टीम बैठ गई, उठने का मौका नहीं दिया। तो ऑल क्रेडिट मुल्तान सुल्तान को मैं जरूर दूंगा, उनकी मैनेजमेंट को दूंगा, अली तरीन को, वसीम को दूंगा और रिजवान को दूंगा। उन्होंने एक अच्छी टीम साल भर की मेहनत का रंग लेके आई है, तो ये चीज को मानना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह कैंप लगाया था मुल्तान सुल्तान ने, उनका कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा, जिस टीम का कोचिंग स्टाफ अच्छा हो, कप्तान अच्छा हो और टीम जेल होके खेले, तो ये चीज को भी बताना जरूरी होता है। ऑल आउट किया। फराज भाई जिस तरह बात करते हैं, मैं दुआ हूं फराज भाई पाकिस्तान दवा एडिशन में एक हैदराबाद की टीम ले, तो मेरी दुआ है फराज भाई रमजान के महीने में आप पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में टीम ले। वेरी गुड जी। आतिफ भाई मैं यही आपसे भी सवाल है, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। मैं देखो 8 नंबर पे तो आमिर जमाल बैटिंग के लिए आ रहे हैं, लूक वुड भी बैटिंग कर लेते हैं, तो ये क्या 11 बैटर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है? कल मैंने डैरेन सैमी से यही सवाल किया था, उन्होंने अब कहा कि हम एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे थे, लेकिन लग रहा है कि आरिफ याकूब की कमी है और उनको आगे आप देखेंगे। देखिए जिस तरह से डैरेन समी पिछले 8 साल से PSL में खेल रहे हैं, पहले एज अ प्लेयर खेले, फिर अब एज अ कोच भी हैं, और बाबर खुद भी यानी कि कप्तान रहा है पाकिस्तान टीम का और इतनी क्रिकेट खेल चुका है। तो आई मीन ये चीज़ उसको समझनी चाहिए कि कराची में मैच है और स्पिनिंग थोड़ा ट्रैक होता है, और आरिफ याकूब ने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है वो भी अनफिट है, वो नहीं खिला, बॉलिंग सेव करके देगी मैच। बैटिंग 8 बैट्समैन खिलाने का कोई फायदा नहीं है। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी टीम जो न्यूजीलैंड के टूर किया है उस पर 8 बैट्समैन खिलाए गए हैं, आपने देखा है उसमें, तो उसमें भी डरते हैं ना ये चीज, ये डिसीजंस होते हैं। बस ये कप्तान का होता है कि यार मुझे बॉलिंग जितानी है और बॉलिंग ही जिताती है मैच। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 8 बैट्समैन खिला दें तो अगर आगे से अगर 400 रन भी हुए तो वो बॉलिंग ही सेव करेगी आपकी। ये नहीं होगा कि आपके 8 बैट्समैन आपको मैच जिता देंगे। ये थोड़ा सा यहाँ मैनेजमेंट का और कप्तान का थोड़ा सा मैं कहूँगा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनसे कि पिच रीड नहीं कर सके, क्योंकि कराची के जब 1 मैच हो जाए, 2 मैच हो जाए, जब इस तरह 3 रेगुलर जब मैच हो रहे हो तो कराची की पिचेस जो है थोड़ी सी
स्पिन ट्रैक पे हो रही है, क्योंकि वो रोल अच्छा नहीं होता, ना ही पिच अच्छा बनता है। तो ये स्पिनर को एडवांटेज होता है। कराची में आपने मिसिंग की है स्पिनिंग की, और यहाँ फास्ट बॉलर खिलाएं, और फास्ट बॉलर जब विकेट टेकिंग बॉलर नहीं होगा आपके पास, तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं या कैसे पकड़ सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक है फराज भाई, साइम अयूब से बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं होता। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए तो हमने देखा बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि साइम अयूब बहुत ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन पैचेस में उनकी परफॉर्मेंस दिखाई देती है। 2 अच्छे शॉट होते हैं, फिर वो विकेट दे के आ जाते हैं। लेकिन बड़े मैचेस में जहाँ डू एंड डाई मुकाबला होता है, जहाँ पर एक ऐसा मुकाबला होता है कि जहाँ पे सबकी तवज्जो का मरकज़ होते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। असल में नसीम भाई, सबसे पहले अम्मी की तबीयत आपकी जो खराब है, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में उन्हें जल्द से जल्द सेहत-याबी नसीब फरमाए। नसीम भाई देखिए, मैं आज ये बॉल अगर कैमरामैन दिखा सकें तो मैं अपने हाथ में बॉल लेके बैठा हुआ हूँ। बेसिकली जो है आजकल की जो क्रिकेट है, वो लोग जो है वो बॉलिंग को भूल चुके हैं। बॉलिंग जिस तरीके से बॉलिंग करते थे, कल मैंने साजिद भाई से पूछा ये दूसरा और तीसरा क्या होता है, ये दूसरा और तीसरा क्यों नहीं करा सकते ये जो आजकल के नए जनरेशन बच्चे जो आ रहे हैं खेलने के लिए, जो सईद अजमल कराते थे या शकील मुश्ताक कराते थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बहुत वीक हो गया है। देखें आप वो आप भूल जाएं दूसरा, तो क्रिकेट में दूसरे के लिए आपको हाथ को सईद अजमल ने, मैं कल एक फॉर्मर कैप्टन के साथ बैठा हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, तो मैं उनसे यही बात की थी, उस्मान तारिक के हवाले से मैं उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा, कहने लगी कि 2-3 क्रिकेटरों ने सईद अजमल का नाम नहीं किया, उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ना फुल स्लीव्स के साथ खेली है। ये आतिफ इस चीज को समझते हैं। जी जी क्योंकि वो जो डिग्री है ना वो स्लीव्स के अंदर पकड़ाई। तो उन्होंने 3 का नाम लिया था, मैं बाकी लूंगा तो सब नाराज होंगे, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने क्रिकेट ही जो है वो स्लीव्स के साथ खेली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये तो अब हमारे कोचेस को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि जो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करवा सकें और जो है वो लड़कों को बेहतर से बेहतर जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट को मजबूत कर सके। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल तबाह हो चुका है, बॉलिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे पास जो वसीम और वकार जैसे बॉलर थे कि दुनिया हमारी बॉलिंग से डरा करती थी। इंडिया के मैचेस जब हुआ करते थे, आपको याद होगा, तो हम एक जो रैंकिंग या रेटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें हमारा ये होता था कि हम इंडिया से हमेशा हमें एज हासिल होता था, हम जो है वो हमेशा इंडिया से मैचेस जीत रहे होते थे, हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना मजबूत होता था। अब आप देखते हैं कि हम जब इंडिया से हमारे मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस जब होते हैं, तो हमारे बॉलर्स को वो उठा उठा के खेलते हैं, छक्के मारते। क्या हम बॉलिंग कराना भूल गए? क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है? क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर नहीं है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें अपनी क्रिकेट पे मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना निकालना पड़ेगा नसीम भाई। और साइम अयूब जिस तरीके से खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से बॉलर को समझ आ गया है कि इसे आउट कैसे करना है। तो यही है, उसकी बैटिंग को मजबूत करना है। कोचेस को जरा उस पर तवज्जो देनी चाहिए साइम अयूब पे कि थोड़ी हमारी क्रिकेट की तरफ बेहतरी। उनके कोच हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं, एक कयूम भाई उनके कोच है जिन्होंने बहुत मेहनत की है। क्या साजिद भाई, कौन सी मेहनत की आपने साइम अयूब पे? आप तो इतनी बातें करते हैं, मैं बाइक पे लेके घूमता था और मेरे इतने ताल्लुकात थे। साजिद भाई समझ में नहीं आया मुझे ये वाली चीज। लेकिन साजिद भाई चलें, इस मैच को छोड़ें, अभी आप जो होने जा रहे हैं ऑल इंपॉर्टेंट एलिमिनेटर, उसमें अगर कॉलिन मनरो नहीं होते हैं, वो बड़े रन स्कोर करके आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और रदरफोर्ड आ जाते हैं, तो कुछ बैलेंस हो रही है टीमें बैटिंग डिपार्टमेंट में? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला हजारों करोड़ों नजर बताए जल्द से जल्द वो घर आ जाएं। सबकी हम सबकी वालदा है और मेट्रो न्यूज चैनल की इस प्लेटफॉर्म को पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, सब दुआ करें, रमजान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है जब इस्लामाबाद की टीम जैल हुई भी है और एक बेहतरीन शेप में नजर। इस्लामाबाद कोयटा वर्सेस मुकाबला सरफराज अहमद के बगैर तो नामुकम्मल है। अगर कोयटा को ये मैच जीतना है तो सरफराज अहमद को डू एंड डाई मैच में खिलाना है। कप्तानी सवाल निशान है, टीम सिलेक्शन सवाल निशान है, तारिक का खेलना सवाली निशान है। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद ये मैच जीत जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोयटा अगर सरफराज को नहीं खिलाएगी और तारिक को मैं समझता हूं तारिक को ना खिलाएंगे, तारिक ने अपनी तौर को सेफ साइड खेलने हैं और उसामा मीर अबरार ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, आमिर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। और कोयटा का हारने की वजह उनकी कप्तानी, उनकी खास तौर पर सऊद शकील की बॉल और रायली रोजो खुद क्या कर रहे हैं? साजिद भाई जो कप्तान लगा है, रायली रोजो की कोई एक इनिंग तो बता दे मुझे कि जिन्होंने परफॉर्म करके दिया वो तो जाके रोकना शुरू कर देते हैं।
सिवाय धोखा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। टॉस जीतने के बाद डिसाइड नहीं करते हैं बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है, फिर बॉलिंग सिलेक्शन उनका सही नहीं है। फिर आपकी सबसे टीम डिपेंड पे करती है जिसपे सऊद शकील पे वो अच्छे मैच में रन आउट हो जाते, बॉल और बैट करते हुए छक्का चौका मार देते। क्वालिटी क्रिकेट नहीं के लिए कोयटा ने दुआ से, नदी उमर की और हसन की दुआ से यहाँ तक पहुंच गए। ग्राउंड में क्वालिटी 4 साल बाद उन्होंने 4 साल बाद उन्होंने कमबैक किया है, मगर 4 साल कमबैक करने के साथ जो आप अगला मैच इस्लामाबाद से खेलने जा रहे हैं, इस्लामाबाद से 100 ऐसे नहीं जीत सकते अगर आप सरफराज को नहीं खिलाएंगे। डू एंड डाई में आप जिसको भी चाहे ड्राइव करें, जो विकेट कीपर वो ऑफ स्पिनर है, यहाँ सरफराज की जगह बनती है और तारिक को मैं समझता हूँ ना खिलाएं, क्योंकि तारिक सेफ साइड चल रहा है जिसके मैं समझता हूँ तारिक बॉलिंग करने से डर रहा है। वो चाह रहा है मैं 4 ओवर कर दूं। भाई अगर इस मैच में अगर आउट नहीं करोगे, बॉलिंग अच्छी नहीं करोगे, अबरार साहब आपके सामने ओसामा कहां से कहां चले गया, आपके 5 आउट ड्यू है। इस रनिंग विकेट पर अगर 4 ओवर में 5 आउट नहीं कर सकते, आप कहां से वर्ल्ड। साजिद भाई, आप अपने जरा नाजरीन को एक खबर दे देते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस ऑल इंपॉर्टेंट एलिमिनेटर में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया है। और जो हम कह रहे थे कि कॉलिन मनरो नहीं है, तो कॉलिन मनरो नहीं खेल रहे, बल्कि मार्टिन गप्टिल को टीम में उनकी जगह शामिल किया गया है। आतिफ, ये सिलेक्शन कैसा है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट इवेंट भी ये जो है 2022-23 वाला जो इवेंट है वो खेले हैं ये मार्टिन गप्टिल एज ओपनर ही। एलेक्स हेल के साथ काफ़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी रही अच्छी काफ़ी मैचों में, तो ये अच्छा डिसीजन है। और मैं ये चीज़ सोच रहा था कि अगर टॉस जीतती है इस्लामाबाद तो ये इनको बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन उनका डिसीजन है, ठीक है, अब इस हवाले से वो जो भी लेते हैं, लेकिन मैच अच्छा होगा। दोनों तरफ की जो है मैं समझता हूँ कि बॉलिंग साइड अच्छी है, क्योंकि यहाँ स्पिनर डोमिनेट करेंगे, आपके अबरार हैं, इसके अलावा वो खेल रहे होंगे ऑफ स्पिनर, हमारे फिंगर ऑफ स्पिनर तारिक उस्मान। तारिक उस्मान में 1 मिनट में चेक करके आपको बताता हूं कि तारिक उस्मान टीम में है या नहीं, लेकिन उस्मान तारिक बिल्कुल टीम में शामिल हैं, 11 रुकनी टीम का हिस्सा है। लेकिन आतिफ थोड़ा सा इसको तो डिस्क्राइब करें, क्योंकि बॉलिंग एक्शन उनका सर पे तलवार लटक रही है, और ऐसे में क्या 100% परफॉर्मेंस होती है? जी बिल्कुल होती है। मैं जो उसको प्रॉपरली फॉलो किया है, मैंने उसको देखा है, मुझे उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझ पर ये चीज़ गुजर चुकी है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। और मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ बहुत कम लोगों को पता होता है कि यार ये बॉलिंग डिग्री का एक्शन का प्रॉब्लम है क्या, लेकिन अभी वो परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा ये प्लेयर को तंग करने वाली बात होती है कि उसको बस ये कॉल हो जाना यही काफ़ी है प्लेयर को तंग करने के लिए कि यार अंपायर ने बुला लिया बॉलिंग एक्शन के हवाले से। तो जिस तरह से वो बॉल कर रहा है, वो तो साइड आर्म एक्शन से बॉल, जो उसका फिंगर स्पिनर है वो यहाँ से बॉल कर रहा है, उस फिंगर स्पिन में बॉल करते हुए उसका हाथ बिल्कुल टर्न नहीं हो रहा, उसका हाथ थोड़ा सा एंगल में, और ये डिग्री अंडर 15 या अंडर 20 के बीच में है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ये बहुत 15 से ऊपर तो हम नहीं जा सकते, लॉ के तहत 15 से ऊपर नहीं है, लेकिन 15 to 20 के अंदर एक्सेप्टेबल होती है ये। तो आप समझते हैं कि उनको खिलाने का फैसला सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी साजिद भाई ने बात की कि सरफराज अहमद को टीम में होना चाहिए, लेकिन लॉरी एवंस को ही शामिल किया है टीम में। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कोई चेंज नहीं किया, जो टीम लास्ट मैच खेली थी वही टीम मैदान में उतरी है। देखें, सरफराज की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो हमारे मुल्क में ले आए, ट्रॉफी ले आए। आप कहते हैं टीम में, मैं कहता हूँ उन्हें मुल्क में नहीं होना चाहिए, उन्हें जाके जो दुनिया भर सुनने में आ रहा है वो जा रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, दुनिया भर की लीग क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि सरफराज की जो है ना यहाँ इस मुल्क में जो हमारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान है, वहाँ उसकी कदर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सरफराज की कदर नहीं है। और सरफराज को अगर ये खिला लेते और वो 100 बना लेता तो फिर इनके लिए आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इन्हें कैसे छोड़ा जाए। तो ये वजह है नसीम भाई, ये मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं और मोहतरम साजिद भाई भी जानते हैं कि सरफराज को ना खिलाने की वजह क्या है। वैसे साजिद भाई, अगर सरफराज नहीं थे तो मैं एक ऑप्शन इनके पास विल स्मीथ भी देख रहा हूँ, लेकिन फिर विकेट कीपिंग का मसला आ जाता है। आपके पास सज्जाद भी थे, आपके पास बिस्मिल्लाह खान भी थे, अगर सरफराज नहीं थे तो लॉरी एवंस से तो मुझे बेहतर ही लगते हैं। क्या लग रहा है आपको, वॉटसन क्या ज़्यादा चला रहे हैं टीम में? कुछ ऐसे महसूस हो रहा है आपको वॉटसन की बहुत ज़्यादा चल रही है? वरना तो बिस्मिल्लाह खान, अगर सरफराज नहीं है तो बिस्मिल्लाह खान तो थे, और फिर उमर अमीन भी हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उमर अभी तो ड्रॉप होने वाला प्लेयर ही नहीं है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, फर्स्ट क्लास का रेड बॉल का एक्सपीरियंस है। और बिस्मिल्लाह खान तो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए आ रहे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं, मगर सरफराज इस टीम में जगह बनती है। जो हेड कोच बन के हैं, जो पाकिस्तान टीम के ख्वाब देख रहे हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में फेल हो गए हैं कोचिंग के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से। जो शख्स सरफराज को टर्निंग विकेटों पर खिला ना सके और मेरिट का खुला कत्ल किया जा रहा है, इस टीम में अगर सरफराज नहीं खेल रहा तो कोयटा की टीम
सर्वाइव नहीं कर सकी, और जिसको खिलाया उसकी कारकर्दगी सवालिया निशान बन के सामने आई है। उनके कप्तान की बात करूं, हेड कोच की बात करूं, उनके डायरेक्टर की बात करूं, उन लोगों ने बहुत बड़ी जाति की है, मेरिट का कत्ल किया है। या कोयटा की टीम को यकीनी तौर पर सरफराज की जरूरत थी। अगर कोयटा को जीतना था और एक एक्सपीरियंस ग्रुप पाकिस्तान सुपर लीग में 90 मैच खेले, 8 दफा कप्तानी की, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन है, 7 से ज्यादा कैच पकड़े, स्टंप पकड़े, एक दफा नॉट आउट आया है। तो बात ये होती है आज कोयटा ने बहुत बड़ा बैकफायर किया है। मैं दोबारा बार आऊंगा, मैंने अपनी कराची को खिलाना चाहिए क्रश मौके पे, और आपको इस्लामाबाद इतने आसानी से मौका नहीं देगी। इस्लामाबाद आपसे मैच जीत जाएगी। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करते वाले, उनकी तमाम चीजें आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। मगर यहाँ पर हेड कोच जो पाकिस्तान टीम के ख्वाब देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ खुदा के वास्ते अब पाकिस्तान सुपर लीग में सिलेक्शन सही नहीं करे तो पाकिस्तान में क्या सिलेक्शन करेंगे? आपको कौन लोग ओवरऑल कर रहे हैं? चलें साजिद भाई, आपकी टीम कौन सी है? मुझे पता है कोयटा से तो आप हटेंगे नहीं चाहे कोई भी सूरत हाल हो जाए, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कोई इस्लामाबाद की तरफ आपका झुकाव लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, आज मेरा ध्यान इस्लामाबाद की तरफ इसलिए जा रहा है, उन्होंने मेरिट का खुला कतर किया, सरफराज को नहीं खिलाया, तो मैं इस्लामाबाद को फेवरेट दे रहा हूँ। और जी देखिए, मैं कोयटा को फेवरेट दूंगा, जो हकीकत है, क्योंकि कोयटा ठीक है, वो कप्तान का डिसीजन है कि सरफराज को नहीं खिलाया, और मैं समझता हूँ शायद वो रॉयली रूसो जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, क्योंकि आपके शुरू के मैचेस में आप देखें कप्तान रॉयली रूसो थे, लेकिन कप्तानी ज़्यादातर सरफराज कर रहे थे। तो किसी भी कप्तान को ये चीज़ पसंद नहीं होती कि जब मैं कप्तान हूँ तो मेरे होते हुए कोई और कप्तान नहीं कर रहा। सरफराज का एक्सपीरियंस का तो कोई नेमुल बदल नहीं था, उसको तो फायदा ही होना था रोजो को। जी बिल्कुल, लेकिन मानता कौन है? बस यही बात है कि लेकिन अब पहले दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जो पहले दिन डगआउट में जाके बैठे थे, मैं सोर्सेज से ये खबर दे रहा हूँ कि शेन वॉटसन चाहते थे कि मेरा कंट्रोल टीम पर हो, तो इवन के सर विवियन रिचर्ड्स भी अंदर बैठे थे, मोइन खान भी अंदर बैठे थे, तो वो कोचेस बैठे थे डगआउट के ऊपर के जिन्होंने टीम चलानी थी। तो ये फैसला तो शेन वॉटसन का ही लगता है लॉरी एवंस को खिलाने का। लेकिन आपकी टीम कौन सी है, जल्दी से बताएं। मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जाऊंगा। आप किस टीम के साथ जाएंगे? मैं एक सेकंड, साजिद भाई हैं, साजिद भाई से बात, टाइम बिल्कुल नहीं है, खत्म। साजिद भाई, जो आपका मशवरा है उस पर मैं जरूर जो है वो अमल करूंगा। हैदराबाद टीम के हवाले से हमारे जो फारूक शाहीन हैं, वो इस डिपार्टमेंट को, हैदराबाद क्रिकेट को देखते हैं, तो मैं फारूक शाहीन से रिक्वेस्ट करके और आपके इस मशवरे पर जरूर अमल करूंगा। टीम कौन सी है? कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में जरा थोड़ा सा वोट ज्यादा है और साजिद भाई दुखी थे। साजिद भाई का दुख भी समझ में आता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। फराज भाई बहुत शुक्रिया, आते हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, एंजॉय करें जी। फर्स्ट एलिमिनेटर ऑफ HBL PSL सीजन 9 कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह निगहबान।